हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। अभी बहुत कोई आ ही रहे हैं। चलो लास्ट डे कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? सर डिफेक्ट्स हो गया था, बस एक डिफेक्ट का टॉपिक। बोलो कहाँ तक पढ़े थे? सर फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट से आगे भी हो गया था ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया था, मेटल एक्सेस हाँ। डिफेक्ट हो गया था, जिसमें हम लोग एफ सेंटर इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे, याद आया? यस सर। तो देखो ऑलमोस्ट है ना, सारा का सारा जो डिफेक्ट्स है ना वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी आपके पास डिफेक्ट्स के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल टर्म है, दैट इज कॉल्ड, वैसे तो हम लोगों को आज सॉल्यूशन डिस्कस करना है, लेकिन है ना स्टार्टिंग कर देते हैं, अभी बहुत सारे कोई आए नहीं है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग के सॉलिड स्टेट में केवल और केवल एक डिफेक्ट बच गया था, चलो पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तब तक बाकी सबको ऐड भी हो जाएंगे। और वो डिफेक्ट था हम लोगों का जिंक ऑक्साइड को लेके, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का डिफेक्ट। डिफेक्ट में आपको सारा नोट्स आपको मिल गया था ना? इम्प्योरिटी तक मिल गया था। हाँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक का मिल गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको मिल गया होगा मेरे हिसाब से, ये सब आपको है ना सेंड कर दिया गया था, क्या याद आया? फेरस ऑक्साइड ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन एट पोजीशन। यस सर। अच्छा, हम लोग फेरस वाला एक क्वेश्चन भी तो कर रखे थे ना पिछले दिन? यस सर। ठीक है, अच्छा आप लोग सब कोई स्ट्रोंटियम क्लोराइड वाला न्यूमेरिकल बनाए? आप लोग सब कोई स्ट्रोंटियम क्लोराइड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किए? यस सर बनाया। बनाए हो? कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या, कुछ समझ में दिक्कत, या फिर सब बढ़िया गया, कोई इशू नहीं? नो सर। बन गया? हाँ सर बन गया। चलो बढ़िया। और आयरन ऑक्साइड और निकेल, इसका वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए? आयरन ऑक्साइड और निकेल वाला जो एक क्वेश्चन था उसको आप लोग सॉल्व किए? यस सर, एनसीईआरटी में जो था। हाँ हाँ हाँ, बना वो? यस सर बन गया। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सब सॉल्व हो रहा है। सर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बना लिए है, एक्सरसाइज का। और थ्योरी वाला पोर्शन सारा कुछ? सर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं दोबारा फिर से। ठीक है, लेकिन है ना जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कुछ खत्म है, हम लोग सबको आ गए, अभी थोड़ा सा और, चलो ठीक है। एक है ना वो जिंक ऑक्साइड वाला है, इम्प्योरिटी का मतलब डिफेक्ट में ही है, मेटल वाला डिफेक्ट में ही है, थोड़ा सा इसको है ना आपको इमेज वाइज है ना हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, देखेंगे क्या होता है। देखिए आप लोग अगर जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेंगे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में
चलिए यहाँ पे उसका डायग्राम नहीं है, हम आपको वर्बली ऐसे ही समझा देते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। जिंक ऑक्साइड का जब क्रिस्टल आप लेते हैं तो वो एक्चुअली कलरलेस होता है, ठीक है। मान लो जैसे हम आपको कुछ दिखाएं, जिंक ऑक्साइड, जब आप इसका प्योर क्रिस्टल लेंगे तो इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप इस जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये है ना येलो कलर का शो करना, ये येलो कलर शो करना स्टार्ट करता है, येलो कलर। आखिर इसके येलो कलर शो करने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? वो एक तरह का हीट की वजह से एक डिफेक्ट है, हीट की वजह से एक डिफेक्ट है, ठीक है। होता क्या है जरा देखो, जब आप जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो ऐसा मानो कि आप जिंक और ऑक्सीजन को अलग करें, जिंक और ऑक्सीजन को अलग करें, जिंक और ऑक्सीजन अलग। अब हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन अपने आप को ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करता है, या यूं कहो जो ऑक्साइड था, जिंक +2 था और ऑक्साइड था, ऑक्साइड जो है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपने आप को ऑक्सीजन एटम बनाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपने आप को ऑक्सीजन एटम बनाता है, और ऐसा 2 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलके O2 के फॉर्म में उस क्रिस्टल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा 2 ऑक्सीजन एटम आपस में मिल जाता है और इन द फॉर्म ऑफ O2 जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल मतलब पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडर जैसा रहता है, ठीक है। पाउडर से है ना बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब जब ऑक्सीजन निकला है तो क्या तुम्हारे उस सॉलिड के अंदर जिंक +2 एक्सेस में आया? जिंक तो बच गया ना, ठीक है। तो इसको हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहां बात आती है चार्ज न्यूट्रलिटी की, कि चार्ज न्यूट्रलिटी का क्या है। देख, एक ऑक्सीजन के बाहर निकलने से स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑक्साइड का -2 घट गया, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि जब ऑक्साइड अपने आप को ऑक्सीजन में बदल रहा था, यहां पर जब ऑक्साइड अपने आप को ऑक्सीजन में बदल रहा था तो अपने पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की वजह से आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को एनायनिक वैकेंसी में ले सकते हैं। एनायनिक वैकेंसी में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ओवरऑल क्रिस्टल जो है वो मेरा न्यूट्रल होगा, क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट शोज कलर, इसलिए वो कलर हो जाता है, येलो कलर शो करने लगता है। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? इसको आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। क्यों हम लोग इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं? तो कारण बहुत सिंपल है, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेटल का नंबर जो है वो ऑक्साइड आयन से बढ़ जाता है। कुछ ऑक्साइड आयन अपने करेक्ट लैटिस साइड को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ O2 गैस, और पीछे अपने चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। तो चार्ज भी न्यूट्रल होता है, ऑक्सीजन के लॉस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो क्रिस्टल है, जो पाउडर फॉर्म है जिंक ऑक्साइड का, उसको गर्म करने पे वो येलो कलर शो करता है। बोलो समझ में आया? किसी को कोई डाउट सुनने समझने में? नो सर। ठीक है, ये एक छोटा सा इफेक्ट बच गया था, वो हम लोग अभी खत्म कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको 2 चीज और दिखेगा, एक है इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो दोनों है ना आपको फिजिक्स में
बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसलिए केमिस्ट्री में उसको टच नहीं करते। मैग्नेटिक इफेक्ट जब आप मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तो जो अभी 5 मिनट 10 मिनट में पढ़िएगा वो वहां है ना 1 क्लास 2 क्लास लगता है, तो आराम से पढ़ेंगे वहां। और जो आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़िएगा उसका बड़ा पार्ट है सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन केवल इसी का बात करेंगे, तो उसको अभी टच करके है ना ऊपर ऊपर पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्किप करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग पूरा ध्यान अब लगाने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। बहुत सारा मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे किसका कितना कमांड है, ठीक है। हाँ जी, कुछ बताया जाए। सॉल्यूशन आप किसको कहते हैं? सॉल्यूशन सर जो दो सब्सटेंस से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सचर को बोलते सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कहते हैं ना। थोड़ा अच्छा साइंटिफिक वर्ड्स के साथ नहीं आया, बोलचाल की भाषा में भी अगर वो लॉजिक आ जाता तो हम मान लेते। फिर से बोलो कोई कुछ वर्ड्स, एक इंपॉर्टेंट वर्ड एक्चुअली। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ solute and solvent is known as solution. So homogeneous mixture of two or Very more good. pure substance. बस इसी को खोज रहे थे, इसी को खोज रहे थे। वर्ड है होमोजीनियस, ठीक है ना, वर्ड है होमोजीनियस। अभी आप ऐसे समझे ना कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स, आप सॉल्यूट सॉल्वेंट में ना फंसे, आप 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, आप होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझते होंगे, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स से बना हो, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। उस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन है एकदम सिंपल आप समझते हैं ऐसे कि सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. Two or more than 2 components, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर जो हम लोग तैयार करते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? कोई इशू किसी को समझने में? दिस इज बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन, आप लोअर क्लास से भी पढ़े हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, अभी एकदम सिंपल सा चीज आप पढ़े। लेकिन देखिए अगला चीज है क्या, सॉल्यूशन में बेसिकली आप इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक ऐसा जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो और एक ऐसा जिसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स हो। अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर केवल 2 कंपोनेंट्स हुआ, इफ सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट्स, अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, देन इट इज बाइनरी सॉल्यूशन, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बेसिकली आप बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं, आप बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? No sir. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास 2 कंपोनेंट्स मौजूद हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास 2 कंपोनेंट्स मौजूद हो। अगर 2 कंपोनेंट है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। नो सर। अच्छा, अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स में आप भी समझते हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। बोलो किसको कंपोनेंट को, किस कंपोनेंट को आप सॉल्यूट और किस कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट कहते हैं?
सर जो सर सॉल्वेंट वो होता है रहता है जिसमें कुछ जनरली उसको जिसमें सॉल्व सॉल्यूट मिक्स होता है। जब कम अमाउंट में जैसे रहता है अगर उसको जनरली नमक सॉल्ट हो गया तो सॉल्ट सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर सॉल्वेंट। ठीक है। सर जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट हो और हाँ जो सर ज्यादा अमाउंट में हो जनरली वो उसको सॉल्यूट। सॉल्यूट करते हैं। ठीक है, ये भी मान ली, ये भी मान ली, बिल्कुल मान ली। दो डिफिनेशन मेरे पास अभी तक आया सर। जिसमें जो डिसॉल्व करने वाला होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व कर रहा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये तो है ना यूनिवर्सल बात हो गया, ये एकदम यूनिवर्सल बात हो गई। ठीक है, इसको कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा भी मेरे पास एक डिफिनेशन आया जिसमें बोला गया कि सर जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट है। इसको भी आप है ना बहुत जगह सही मानते हैं। देखिए फर्स्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकंड वाले स्टेटमेंट में, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना एक ऐसा लाइन बोल दिया गया जो हमेशा सही तो है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बनाता। जो घुला वो सॉल्यूट, जो नहीं घुला, जो जिसमें घुला वो सॉल्वेंट। इससे सीख नहीं पाइएगा कुछ, आप बता नहीं पाइएगा एक्चुअली। ठीक है, अब आप देखिए कम वाला अमाउंट और ज्यादा वाला अमाउंट रिलेटिवली कुछ सिखा रहा, कुछ सिखा रहा, हाँ बता रहा। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको जरा गौर से देखना। मेरा जो डिफरेंशिएट है वो दो तरीके पे चलता है। पहला मेरा जो लॉजिक है बोलने का या समझने का, उसका पहला लॉजिक ये है कि अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम फेज में हो, सेम फेज मतलब दोनों सॉलिड है, दोनों लिक्विड है, दोनों गैस है, तो याद रखना कि सॉल्यूट लेस होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। मतलब अगर दोनों सॉलिड है तो जो कम है वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। बोलो समझ में आया बात? यस सर। अगर दोनों का फेज सेम है, दोनों सॉलिड है, दोनों लिक्विड है, दोनों गैस है, तब आप अमाउंट से डिसीजन लीजिए। सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। जैसे दूध और पानी अगर दोनों लिक्विड फेज में है अभी, अब देखो उसमें 750 ग्राम या 750 ml दूध है और उसमें 250 ml पानी है, तो दूध इस बार सॉल्वेंट है और तुम्हारा पानी जो है वो सॉल्यूट है। ठीक है, लेकिन नए सिनेरियो में थोड़ा उल्टा भी होता है कभी। ठीक है, उल्टा भी होता है। क्या हो सकता है 750 ml पानी है, उसमें है ना 250 ग्राम है ना दूध मिला दिया, तो इस बार तुम्हारा है ना जो पानी है वो हो गया सॉल्वेंट और जो दूध है वो हो गया सॉल्यूट। सर अगर दोनों बराबर है तो पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या नाम सुनाई दिया? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सही है? दोनों बराबर है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, ये आप उस समय लगा सकेंगे जब दोनों का फेज सेम है, दोनों सॉलिड, दोनों लिक्विड या दोनों गैस। लेकिन अगर दोनों का फेज अलग अलग है, इफ both components have different phase, अगर कंपोनेंट्स का फेज अलग अलग है तो याद रखना कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसका एक फेज होता है। जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसका एक फेज होता है। चलो देखो यहाँ पे इस फिगर को देखो। देखिए भाई, सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाएं, देख लो सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ठीक है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ओके, अब अगर दोनों सॉलिड है तो यहाँ पे अमाउंट से डिसीजन लेना, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। लेकिन जब हमारा लिक्विड और सॉलिड मिलेगा या गैस और सॉलिड मिलेगा तो तुमको देखना पड़ेगा कि फाइनल सॉल्यूशन कैसा बना है। क्या तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन अभी सॉलिड लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। तो जो कंपोनेंट सॉलिड फेज में होगा
वो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट है। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर दो कंपोनेंट्स का फेज अलग अलग है तो वो कंपोनेंट जिसका फेज हमारे फाइनल बने हुए सॉल्यूशन के फेज के साथ सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। इफ बोथ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फेज, दैट कंपोनेंट act as solvent which have same phase as formed solution। जो हमारा फाइनल बना हुआ सॉल्यूशन है, नहीं दिखाई दे रहा है, वेट करो, कोई इशू नहीं, हम इसको बड़ा कर देते, ऊपर कर देते, आपको दिखेगा, ठीक है। जो मेरा फाइनल बना हुआ सॉल्यूशन है उसका जो फेज होगा वही सॉल्वेंट वाला फेज होता है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल जरा गौर कीजिए। जब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिला तो यहां अमाउंट से डिसीजन ले लेंगे, जो ज्यादा हुआ वो सॉल्वेंट और जो कम हुआ वो सॉल्यूट, ओके। लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड में मिला या गैस लिक्विड में मिला तो ध्यान रखना कि बना हुआ फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है, इसलिए जो लिक्विड पार्ट है वो सॉल्वेंट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नहीं Yes, समझे? sir. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, Yes, sir. एकदम प्रैक्टिकल sir. एग्जांपल। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप लोग? Yes, sir. कोल्ड Yes, ड्रिंक sir. देखने में कैसा दिखता है, सॉलिड लिक्विड या गैस? Liquid. लिक्विड दिखता है। अब सुनो, उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में पानी यूज है, गैस भी यूज है, CO2 यूज है, आप भी जानते हैं शुगर और अलग अलग तरह का इंग्रेडिएंट उसमें डाला गया है जो सॉलिड है। तो देखो इंग्रेडिएंट सॉलिड हो गया, CO2 गैस हो गया, पानी हो गया लिक्विड, दिखता कैसा है? Liquid. Liquid. तो जो उसका पानी है वो सॉल्वेंट है, बोलो समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया। चलो दूसरा बात, एयर का बात करते हैं। एयर किस फेज में है? Gas. Gas. गैस Yes. फेज में, एयर गैसियस फेज में, ओके। एयर गैस में है, लेकिन एयर में डस्ट पार्टिकल्स है जो सॉलिड है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर मतलब लिक्विड है, बात समझ गए? अलग अलग तरह का गैस भी है। तो इसमें एयर जो आपको ओवरऑल दिखाई देता है, एयर ओवरऑल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मिक्सचर है। तो दिखता कैसा है? फाइनल गैस। Gas. Gas. तो जो Yes. उसका गैसियस कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, बोलो समझा? Yes, sir. समझ गया। Yes, sir. क्लियर? Yes, जब Yes, कभी sir. भी सेम फेज का कंपोनेंट्स मिलेगा अमाउंट से डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अगर अलग अलग फेज मिलेगा तो याद रखना जो बना हुआ फाइनल सॉल्यूशन का फेज होता है वही सॉल्वेंट वाला फेज होता है, बोलो समझ में आया? सर Yes, सर sir. आप वहाँ पे लिक्विड वाला एग्जांपल में बोले कि अमाउंट से चेक कर लेना कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, अगर दोनों एक ही प्रोपोर्शन में अवेलेबल होगा तो? देखिए हम इसीलिए बोले ना, बेसिकली उसमें एक पानी होता है, ठीक है, नहीं तो आपको दिखेगा कि वहां कैरेक्टर क्या है। अभी देखिए वाइन अल्कोहल इन वाटर, उसका एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना वाइन अल्कोहल इन वाटर, सही है? तो अभी देखिए अगर दोनों अमाउंट सेम है तो आप याद रखिएगा वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब आप कंफ्यूज हो जाइए तो आप डिसाइड कर लीजिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ओके। ओके सर, थैंक यू। चलो आगे बढ़े। ये आपके पास लिखा है सब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू डिफरेंट। अब होता क्या है कंसंट्रेशन, जब हमारे सॉल्वेंट के एक सर्टेन अमाउंट के अंदर, जब हमारे सॉल्वेंट के एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते, मान लो जैसे हम लोग के पास, हम लोग पानी का बात करेंगे, जब हम लोग सॉल्वेंट का बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग पानी का बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, खुद से समझ जाना पानी है। केवल सॉल्यूशन लिखा है, समझ जाना कि पानी सॉल्वेंट है। तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अगर कुछ नहीं मेंशन है सॉल्वेंट के बारे में, आपको पानी को सॉल्वेंट लेना है। इज दिस क्लियर? मान लो जार के अंदर आपको दोनों जार दिखाई दे रहा है, दोनों जार के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया गया और दोनों में सॉल्यूट का इक्वल अमाउंट डाला गया।
सॉल्यूट का इक्वल अमाउंट, दोनों में एक एक चम्मच, दोनों में एक एक चम्मच शुगर या एक एक चम्मच है ना सॉल्ट डाल दिया गया। बताओ कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला, Yes, ठीक है sir. ना। लेफ्ट वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कारण है कि उसमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा है कंपैरिजन टू सेकंड वाला सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना मौजूद है इसको दिखाने के लिए जो मैथमेटिकल टर्म आप यूज करते हैं वो अलग अलग तरह का कंसंट्रेटेड टर्म्स होता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म। अब जरा सबको ही ये पेन देखो भाई, ये जो पेन अंदाज लगाओ घर से बैठ के, इसका लेंथ कितना है? हम आपको बोल देते हैं लगभग 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर। ओके Yes, sir. ठीक है, अब सोच के बताना 20 सेंटीमीटर, कोई बताओ इसको मीटर में। 0.2. 0.2 सही है। कोई बताओ मिलीमीटर में। 200 millimeter. 0.002 मिलीमीटर। मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर, मिलीमीटर बदलना भाई। 200. यस सर 200 मिलीमीटर सही है। Yes, अच्छा sir. बताना, यूनिट अलग अलग किया, न्यूमेरिकल डाटा बदल गया, एक बार 20, एक बार 200, एक बार 0.2, सही है। क्या ये पेन का लेंथ बदल गया क्या? No, sir. No, sir. उसी तरह अगर मान लीजिए आप इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, मान लीजिए आप इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो इसका अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे अगर हम Yes, sir. परसेंटेज निकालेंगे, हम इसका पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे, हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, हम इसका मोलारिटी निकालेंगे, हर बार आपको अलग अलग न्यूमेरिकल डाटा मिलेगा क्योंकि आप यूनिट बदल रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का तरीका बदल रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। क्या बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मेरे पेन का लेंथ नहीं बदला, अब कोई इसको 20 सेंटीमीटर बोला, कोई इसको 0.2 मीटर बोला, कोई इसको 200 मिलीमीटर बोला, पेन का लेंथ थोड़ी ना बदल गया, खाली यूनिट बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया। बोलो समझा? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग अलग अलग तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं विद सम सुटेबल एग्जांपल्स। ऊपर चलते हैं, एक बार कुछ बेसिक चीज को रिवाइज कर लेते हैं। जरा देखना, जब आप इस पूरे डिस्कशन को करेंगे तो अमाउंट जो हमारा सॉल्यूट का है उसको W1 लिखेंगे, W1, और सॉल्वेंट को W2 लिखेंगे। सॉल्यूशन का पूरा अमाउंट W1 प्लस W2 W ग्राम होगा। मोलर मास स्मॉल m1 या स्मॉल m2 से लिखेंगे, या अगर किसी को आदत है तो आप कैपिटल M लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। मोल्स निकालना पड़ेगा, तो क्या हम लोग गिवन वेट में मोलर मास से डिवाइड कर दें? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, और टोटल मोल्स हो गया N1 प्लस N2 विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर डेंसिटी लिखना पड़ा ग्राम पर ml, डेंसिटी D1 लिक्विड, D2 ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D। तो अगर हमको वॉल्यूम लिखना पड़ा, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1, W1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू D1। मास लिखेंगे ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। Yes, sir. Yes, sir. मास लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और अगर टोटल वॉल्यूम लिखना पड़ा तो टोटल भी दोनों का पर्टिकुलर वॉल्यूम लेके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? No, sir. चलो ठीक, चलिए भाई, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग के पास परसेंटेज कंसंट्रेशन। कोई हमको बता रहा है क्या परसेंटेज का लॉजिक क्या होता है? परसेंटेज का कंसंट्रेशन, परसेंटेज कभी भी परसेंटेज का लॉजिक क्या होता है? Sir, 100 में कितना वो चीज है? वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही है। 100 में वो चीज कितना है, 100 में वो नंबर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा वो मौजूद है। जैसे 100 में 4 और 100 में 40, इसका मतलब ये है कि 100 में अगर 40 है तो वो 100 में 4 वाले से बड़ा है। तो देखो जी, एकदम सिंपल है। परसेंटेज निकालने का सिंपल मतलब होता है कि सॉल्यूशन के 100 हिस्से में सॉल्यूट कितना हिस्सा है, सॉल्यूशन के 100 हिस्से में
सॉल्यूट कितना है। अब जो हम हिस्सा बोल रहे हैं उसको कभी मास, कभी वॉल्यूम, कभी पार्ट्स पर मिलियन इसमें लेके चलते हैं। तो कभी मास, कभी वॉल्यूम, कभी मास और वॉल्यूम मिला के। तो चलो एक एक करके देखते चलो। सबसे पहला है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट का वेट लीजिएगा ग्राम में, सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? यस यस सर। सर। अच्छा, क्या हम लोग इसी को W1 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 भी तो लिख सकते हैं? हाँ हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब जैसा डाटा का काम रहेगा उस हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ W1 किसको स्टैंड करता है, चलो बोल दो। सर सॉल्यूट के वेट को। सर सॉल्यूट का वेट। देखो केमिस्ट्री में है ना, वेट और मास एक ही लॉजिक रखता है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेट के लिए mg होता है, मास के लिए m होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट बोलो या मास बोलो एक ही चीज है। ठीक है, मतलब थोड़ा रफ है, चलता है। ठीक है, समझ गए ना? तो वेट यस Yes, ऑफ sir. सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बेसिकली बोला जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? अभी इसका एक लॉजिक समझना चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लिख दें, अभी अगर हम यहाँ पे लिख दें, एक एग्जांपल हम आपके सामने लिख दें कि 6% सॉल्यूशन बाय मास, तो 6% सॉल्यूशन बाय मास, सोच सोच के बताना। बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? सर 2 6 ग्राम। 6 ग्राम सर। 6 ग्राम। 6 ग्राम सर। 6% सॉल्यूशन बाय मास का मतलब हो गया कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का लीजिएगा, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का लीजिएगा तो उसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब हम 3 लिख रहे हैं। एक सॉल्यूट है 6 ग्राम, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और सॉल्वेंट है 94 ग्राम, 94 ग्राम। बोलो समझे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बात। दूसरा परसेंटेज पे जरा गौर करना। यहां लिखा है परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट आप डिफाइन करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास होगा ऊपर में सॉल्यूट का वेट, नीचे सॉल्वेंट का वेट। ऊपर देखो, ऊपर था परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे में सॉल्यूशन था। ऊपर में सॉल्यूशन, नीचे वाले में सॉल्वेंट, तो नीचे सॉल्वेंट। क्या ये समझ में आ रहा है लाइन? यस सर। यस सर। ठीक है, हम और क्लियर करें। एक चीज है ना, मेरा अपना रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या सर? क्या सर? आवाज आई? यस सर। यस सर। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। इस पूरे फ्रेमिंग का तरीका ये है कि आपको है ना न्यूमेरिकल बनाना होगा। यहाँ थ्योरी करके कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में थ्योरी करके कुछ नहीं है भाई, खाली न्यूमेरिकल आना है। न्यूमेरिकल आपको बनाने के कैपेबल बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर चीज बहुत एक्यूरेटली समझना होगा। थोड़ा हम आपको खेल दिखाते हैं, हम आपको खेल दिखाते हैं, जरा गौर कीजिए। 8% सॉल्यूशन बाय मास, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट 8 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, दिख नहीं रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 92 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट 92 ग्राम है। बोलो समझे सब? यस सर। यस सर। अभी 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 जरा खेल दिखेगा। 8%, हम इसी को परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहें, देखो 8% सॉल्यूशन बाय मास था, सॉल्यूशन था, अभी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो क्या तुम्हारा आंसर
8 बाई 94 92 100 होगा। 200 यस सर यस सर यस सर। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। तो जरा सोच के बता दो, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बड़ा होता है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बड़ा होगा? सर मास बाय सॉल्वेंट। बड़ा होगा सर। सॉल्वेंट बड़ा होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फॉर सेम सॉल्यूशन, बात ये भी है ना, सेम ही सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर सेम सॉल्यूशन परसेंटेज जो हम लोगों का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है वो बड़ा है परसेंटेज जो हम लोग सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। बोलो सही है? यस सर। गुड। आप लोगों को सब चीज दिखाई दे रहा है? कहीं कोई इशू नहीं हो रहा? नो सर। अच्छा ये छोटा हो गया क्या? ये नहीं दिख रहा होगा शायद। नहीं सर थोड़ा जूम कर ढंग से नहीं दिख रहा है। साइड सर जूम कर दीजिए। ठीक ठीक ये ठीक है ना? चलो अच्छा, अब भाई अगला देखो, 2 हो गया, सब कुछ क्लियर। अगला देखो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में V1 है। बोलो भाई V1 किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का है। और नीचे V1 प्लस V2 किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। सो इट कैन बी रिटन एज V1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस सर। ठीक है, अभी देखो अगला है 4th नंबर मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या करना है, मास तो आपको सॉल्यूट का लेना है लेकिन वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का लेना है। सॉल्यूशन का। ठीक है, ये जो W1 है यह आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो हो गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो समझ में आया? ठीक है, यस सर। अगला देखो, परसेंटेज से हट के अगर आप अगले लेवल में जाएंगे तो नेक्स्ट चीज जो आपको मिलता है वो होता है परसेंटेज के जगह पे पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज में आप 10 टू द पावर 2 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है इसका डिसीजन लेते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन में 10 टू द पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट मौजूद है आप इसका डिसीजन लेते हैं। तो अभी जो डिसीजन होगा ना, अभी जो डिसीजन होगा वो 1 मिलियन पार्ट के अंदर होगा। 1 मिलियन पार्ट किसका लेंगे? सॉल्यूशन का लेंगे। सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट किसका लेंगे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन का। और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि सॉल्यूट कितना है। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। जब हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होता है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ppm इज यूज्ड। सर इसका मतलब बताइए सर। देख भाई, 1 बॉटल पानी लिया, उसमें 2 चम्मच शुगर डाल के एक सॉल्यूशन बना लिया, थोड़ा सा चख लिया, मिठास पता चल गया। ओके, अब क्या करना, 1 बाल्टी या 1 ड्रम पानी, 1 ड्रम पानी, उसमें वही 2 चम्मच चीनी डाल दो और फिर से थोड़ा मिठास चेक कर लो। बोलो ड्रम में पता चला मीठा बना है कि नहीं? नहीं सर, एकदम मीठा नहीं लगेगा। मीठा नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वहां सॉल्वेंट बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए आपका सॉल्यूट जो है वो ऑलमोस्ट पता ही नहीं चला या फिर इफेक्ट ही नहीं डाला। समझे? ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा है क्या कि उसमें सॉल्यूट नहीं है? उसमें सॉल्यूट है, उसमें सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में वो काफी कम है। सही है? तो जब कभी भी हम लोगों के पास काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, याद रखना कि जो हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ बराबर होता है। सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूशन के बराबर होता है। कारण क्या है? सॉल्यूट
नेग्लेजिबल। इसलिए यस सर। आप जरा ध्यान दीजिए, पार्ट्स पर मिलियन में नीचे लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, पता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए या सॉल्यूशन, फर्क नहीं पड़ता, कारण सॉल्यूट काफी कम है। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको यहाँ तक समझ में आया? यस Yes. सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। इसी तरह बात आप पार्ट्स पर बिलियन के लिए भी कर सकते हैं, बस नीचे में है ना, आप यहाँ पे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। नहीं, sir. नो सर। चलो भाई, तो यहाँ तक कुछ चीज रहा, हम एक बार पीछे जाके आपको एक बार रिवीजन दिखा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स बनाना इसका। सबसे पहले था परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें नीचे ऊपर तो था सॉल्यूट का मास, नीचे था सॉल्यूशन का मास, ठीक है, इनटू 100। उसके बाद था परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। जब हमारा परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट था तो उस केस में ऊपर तो सॉल्यूट का मास था, नीचे सॉल्वेंट का मास था, ठीक है, इन दोनों में मास था। फिर से इन दोनों के कैलकुलेशन में मास था, जिस भी कैलकुलेशन में अभी से लेके आगे तक मास रहेगा, याद रखना वह हमेशा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा इसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने या घटने से वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है। Yes. क्या यस जानते सर। हैं? यस। अगला देखिए, Yes. यस सर। जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, जब जब वॉल्यूम आएगा, जब जब वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, लेकिन जब जब मास रहेगा याद रखना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. चलो भाई, क्वेश्चन है, क्या तुम लोग इसका आंसर दे रहा तुरंत? 1 मिनट है आपके पास। सर एक्वा क्वेश्चन सॉल्यूशन, नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर करिए स्लाइड। हाँ, हाँ, कर दिख देते नहीं हैं, रहा थोड़ा। कर देते हैं। थोड़ा अभी ठीक है, चलो। aqueous urea solution is 20% by mass of solution, calculate the percentage by mass of solvent। 20 ग्राम। 20 by 80 into 100। 20 by 80 Very into good, 100। very good, 20 by 80 by 100. एकदम सही, एकदम सही। परसेंटेज बाय 5% हो। मास ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट 20, वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 100। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर हो गया होगा सबका। यस सर। यस सर। Yes, sir. 25। चलो सॉल्व करो। So 1 gram by 2 gram into 100। इसका वैल्यू पुट करना। तो देखने वाला बात क्या है ना, सर 1 ग्राम बाय 2 ग्राम इंटू 100 कि 50%। परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना, ठीक है, मिथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, नीचे 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेंगे इनटू 100 लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मास दिया है और डेंसिटी दिया है। हाँ सर। क्या आपको बस याद है वॉल्यूम ओ, का सर, फॉर्मूला समझ गए। होता है, बोलो मास बोलो, इनटू डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी मास ना। यस सर। तो यहाँ हम लोग W1 बाई D1 लेंगे, यहाँ हम लोग W1 बाई D1 D1 प्लस W2 W बाई by D। D2 इंटू 100 कर देंगे। बस यस सर। यस सर। बाकी आप कैलकुलेट करें, आपका कैलकुलेशन करें, आपका आराम से आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। No, sir. चलो बनाओ। नो सर।
चलो सॉल्व करो फटाफट। प्रोसेस बताते जाना है, बाकी ज्यादा में दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रोसेस बताते। नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। टैंगो चार्ली कौन? टैंगो कौन है भाई? हम डॉन डॉन है, डॉन। डॉन नाम ठीक से लिख लो, डॉन। DON। चांगो नाम है मेरा, चांगो चांगो। आई एम चांगो। चलो ठीक है फिर, बाय। हम ठीक ठीक नहीं है। सर लीव कीजिए उसको। सर हटा दीजिए, कौन है? कौन आ गया था सर? चलो हो गया, कोई लीव कीजिए सर। एग्जाम्पल सर हमें होस्ट बनवा दीजिए। सर हाँ? हमें होस्ट बना दीजिए। होस्ट किसको होस्ट बना दो? संतोष सर बोल रहे सर। अच्छा सर, सर टेंशन नहीं लीजिए सर, इतना होते रहता है, इतना क्या टेंशन। रह दीजिए सर, टेंशन नहीं। सर आईडी वाईडी कैसे मिल जाता है? चलो आगे। क्या इसका आंसर है आप लोगों का? सर 98/1.8। देखो H2SO4 solution is 98% by weight of solution with density is given. Express concentration as percentage weight by volume. मतलब अब अभी देख, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है उस पे पहले काम करें। परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख सकते हैं? यस सर। Yes, हाँ sir. सर समझ गए सर, समझा नहीं पा रहे। 98% बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, जिसका डेंसिटी दिया है, तो हम लोगों को कंसंट्रेशन एज परसेंटेज H2SO4 वेट बाई वॉल्यूम। सर डेंसिटी से मास निकाला जाएगा सर। अच्छा, शुरुआत क्या है ना कि ये जो परसेंटेज है ना वो वेट का है केवल, हाँ सर। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जरा, चलो काम कर लेते हैं हम लोग इस पर। 98% बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसका लिखने का मतलब क्या है कि वेट हम लोगों का 98 ग्राम है सॉल्यूट का, और वेट जो सॉल्यूशन का है वो 100 ग्राम है। बोलो समझे? हाँ सर sir. समझ गए। ठीक है, तो वेट तो हम लोग को 98 चाहिए। अब यहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पुट करें। हाँ सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8। क्लियर है? बस ये दोनों वैल्यू यहाँ उठा के रख लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। बोलो समझे? हाँ सर समझ गए। गुड। हाँ, अगला चलो लग जाओ फटाफट, एक फॉर्मेट बनाओ। सर बोलो। सर जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम कैसे हुआ? अच्छा देखिए, आप जब ये परसेंटेज लिखते हैं ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट। आप तो शुरुआत से ही ना देखे कि जब आप परसेंटेज लिख रहे हैं तो आप 100 के रिस्पेक्ट में बताते हैं। अभी आप 70% मार्क्स लाएं, सपोज आप 70% मार्क्स लाएं, तो किसी को बताने का जरूरत है क्या कि कितने में आप 70 लाए हैं? नो सर, 100 में से 70। ये ऑब्वियस है कि 100 में 70। अगर ये लिखा है 98%, तो ये ऑब्वियस है कि 100 में 99, 100 में 98। ओके ओके सर। अच्छा, अगर यही 98 ppm होता, अगर ये 98 ppm होता, तो बताओ कितने के रिस्पेक्ट में था? 10 to the power 6। 10 to the power 6। हाँ, 10 to the power 6 के रिस्पेक्ट में था। वेरी गुड। चलो इसको बनाना है।
सर आ गया सर 16.66%। ये वाला 4 नंबर हाँ। A solution is अरे नहीं prepared by नहीं 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 सर। सर 2/20 into 100। यस सर। यस सर। 2/20 to 100 sir. यस सर। वेरी गुड। अभी देखो 10%। सॉल्यूशन जो है वो 2 ग्राम है और 18 ग्राम पानी है। सॉल्वेंट सॉल्यूट 2 ग्राम है और 18 ग्राम पानी है, तो क्या हम लोगों का सॉल्यूशन का सीधा 20 ग्राम आ गया? यस यस हाँ सर। सर। तो अगर 2/20 परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे W1 बाई W1 प्लस W2 इंटू 100। बोलो सही है? Yes sir. अच्छा, यस अगर हम सर। परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, परसेंटेज बाई सर, तब वेट ऑफ solvent सॉल्वेंट से लिखते 2/18 2/18 into 100। 2/18 into Sir, 100। 2/18 into 100. यस बिल्कुल सर। सही। बाकी कैलकुलेशन आप कर ले भाई। चलो फटाक से आंसर बोलो। अजी कुछ है सर प्लान? समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ यस ठीक सर, है। ये नहीं सर समझ। टर्म समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा केमिकल रिएक्शन आना चाहिए एक्चुअली इसके लिए। आपको Yes. पता है कि हार्ड वाटर का जो हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? Magnesium salt and sulfonate salt. नहीं, कैल्शियम तो कैल्शियम एंड कैल्शियम के मैग्नीशियम। वजह से। यस हाँ सर, कैल्शियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी आपको है ना कैल्शियम सॉल्ट लेके बताया जा रहा है। बोला गया सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड पर लीटर। 1 लीटर 1000 ग्राम 1000 ml, ठीक है ना। वाटर का डेंसिटी 1 होता है। ओके, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो चाहे आपको वॉल्यूम लिखना पड़े या मास लिखना पड़े, दोनों सेम होता है। बात समझ गए? तो है क्या, सबसे पहले तो थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 in 1000 ml of water। अब बोला गया express this concentration in terms of CaCO3 present in per 10 to the power 6 parts of water। अब ये CaCO3 कहां से है? देखो, जब हम लोग है ना इस हार्डनेस को दूर करने के लिए उसको गर्म करते हैं, उसको है ना कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखना कि 1 मोल CaCl2 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनके नीचे है ना व्हाइट लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होता। कभी देखा पानी गर्म होता अगर हार्डनेस है तो है ना बर्तन के नीचे व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाता है। हाँ सर। यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट। Yes sir. 1 मोल CaCl2 1 मोल CaCl2 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले 1 मिलीग्राम CaCl2 को मोल में बदलना। चलिए अब काम देखिए। सर वेटिंग में डाल दीजिए ना सर, कोई मिस्टर एक्स करके कोई फिर आया है, वेटिंग में डाल दीजिए। अच्छा सर, हम आपको बना देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। गौर करना, ठीक है ना। सर अभी जरा गौर करो, हम लोगों के बस पास बस 1 मिलीग्राम है,
इतना ग्राम है। उसके मोलर मास को, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कोई बता रहा है? कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 70 + 35.5 35 into 2 70 सब मिलके 11 हो रहा है। यस सर। तो यहाँ मोलर मास डाल दिए, देखो गिवन मास बाय मोलर मास हो गया नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हुआ उतना ही नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों का CaCO3 का भी हो गया। यस सर। यस सर। ठीक हाँ है। सर। तो देखिए अब मेरा काम है उसका मास निकालना है। सो वेट ऑफ CaCO3 इसको कैसे निकालें? जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 का आया है उसको Into molar मोलर mass. मास से मोलर मास। यस सर। CaCO3 से मल्टीप्लाई कर दे। कोई Yes, बता रहा है sir. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास? बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100। 6200। अरे देखना यार, कार्बोनेट 60 होता है, यस सर। कैल्शियम यस 40। सर। हाँ सर, याद रहेगा तब तो। हाँ तो याद नहीं करेगा तो बैठेगा किस लिए? केमिस्ट्री पढ़ने बैठा है, ये सब छोटा ये सब फेमस चीज नहीं आता है। कैल्शियम कार्बोनेट 60 होता है और 40 जोड़ दो, समझा? पानी का आता है, पानी का यस सर। 18। 3 सर। अमोनिया का आता है? किसका सर? किसका सर? अमोनिया NH3। अब ले निकाल रहा है 11। 17 सर। 17। सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ दिए सर। नहीं छोड़ेंगे का है, छोड़ के तो ये हाल है तुम लोग का। सल्फ्यूरिक एसिड 98 बार बोलो 98। इसको भूलता कैसे तुम लोग? 2 98। सर इंग्लिश से बोलिए ना 98 को क्या हुआ? 98। 98 हम तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है सर इसमें। 98 58 68 78 क्या? 57 बोल देगा तो हम भूल जाएंगे सर क्या बोला है। तो भाई देखो 98 का मतलब है 98, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड 98। चलिए याद रखिएगा, आप लोग काम करते रहिए, ऐसे छोड़ना नहीं है ना, ये सब याद कर लेना। इसमें तुम अब समय दे। आप देखो कोई कैसे बनाए, वो बोलेगा 40 फिर 12 फिर 16 गुने 3 फिर जोड़ेगा तो 100 आ जाएगा, पता? तो ये सब आना चाहिए। देख अभी हम लोग क्या किए, वेट ऑफ CaCO3 निकाल लिए, ये इतना आ गया, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी हम लोग को करना क्या था, हम लोग को ppm में बदलना है। नाउ जरा गौर करना सब। ppm कंसंट्रेशन में क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज। तो चलो हम सॉल्वेंट लिख देते हैं, इनटू 10 टू द पावर 6। देखो भाई 1 into 10 to the power -3 by 111 into 100 divided by W2। W2 मतलब कौन? W2 मतलब कौन? W2 मतलब CaCO3 मास ऑफ कैल्शियम। सॉल्वेंट। W2 मतलब कौन? तो वाटर सॉल्वेंट। 100 ml था, हम आपको बोले ना जरूरत पड़ने पे आप इसके जगह पे, सॉरी 1000 ml था, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लीटर लिखा था ना, पर लीटर लिखा था, इसलिए 1000 ml लिए थे। तो 1000 ग्राम लेंगे, यहाँ पे 1000 कर दो, ठीक है। और टोटल को मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 6 से, सॉल्व करो, आंसर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर सही है। ठीक से एक बार पूरा देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, नीचे सारा चीज देख लो, कैसे बना है वो समझ लो। A sample of hard water contain 1 milligram CaCl2 per liter. Express this concentration in terms of calcium carbonate present in per 10 to the power 6 parts of water, ppm of CaCO3। सबसे पहले मिलीग्राम से CaCl2 का हम लोग है ना मोल्स निकालें,
जितना CaCl2 का मोल था उतना ही कार्बोनेट था। फिर कार्बोनेट के मोल से कार्बोनेट का मास निकाले और फिर ppm का जो फॉर्मूला उस पर पुट कर दिए। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझिए। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, समझ में आएगा ना, थोड़ा टफनेस क्वेश्चन का बढ़ता है धीरे धीरे। दिखाई दे रहा है सबको? A particular water sample is found to contain 96 ppm of sulfate and 122 ppm of HCO3 minus with calcium 2 plus as the only cation. Express this concentration in ppm of Ca2 plus. चलो थोड़ा काम कर लेते हैं, हाँ इस पे काम कर लेते हैं, जरा गौर करो। हम लोगों के पास तुमको ये इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको रिएक्शन आना चाहिए। कैल्शियम का एक आयन सल्फेट के एक आयन के साथ मिलता है, CaSO4 बनता है। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सल्फेट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट्स और नंबर ऑफ Ca+2 आयन बराबर होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अब दूसरा रिएक्शन ले लीजिए, Ca+2 है और फिर HSO4 माइनस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस है। आपको लगता है क्या कि एक आयन आपस में मिलेगा कि ये दो को रहेगा? सर दो दो रहेगा। सर दो रहेगा सर। तो कैल्शियम HCO3 होल 2 लगा दे। यस सर। मतलब एक चीज ध्यान हाँ रखना, सर। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCO3 माइनस का होगा, याद रखना कि नंबर ऑफ Ca+2 मोल्स उसका उतना ही आधा होगा। चाहिए, आधा चाहिए। यस सही है सर। ना? उसका हाफ मोल्स चाहिए। बोलो सही है? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अपना आप टारगेट रखो कि तुमको सल्फेट का मोल निकालना है। देखो मेरे पैटर्न समझो, सल्फेट का मोल निकालो, जो HCO3 है बाइकार्बोनेट है उसका मोल निकालो, उन दोनों को इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बदल के कैल्शियम+2 का मोल निकालो, फिर कैल्शियम+2 के मोल से उसका मास निकालो और फिर ppm लिखो। क्या बोलता है? हम यहाँ चार्ट बना दें? बनाएगा खुद से? यस सर। यस सर, ट्राई करेंगे सर, बनाइए। अच्छा ठीक है, चलो हम बना देते। कोई बोला बना दीजिए, चलिए हम कर देते। जरा गौर करिए, पहले लीजिए 96 ppm ऑफ सल्फेट। क्वेश्चन कह रहा है 96 ppm ऑफ सल्फेट। ठीक है, इसका मतलब निकला कि अगर हम लोग वेट ऑफ सल्फेट 96 ग्राम लेते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁻⁶ ग्राम होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल सल्फेट का लिखते हैं तो क्या वो गिवन वेट बाय मोलर मास आएगा? मोलर मास निकालो। बोलो 96 आ रहा है? 96। यस सर। यस सर। सबका आया 96 मतलब 96। यस सर। सल्फर का 32, 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, 64 और 32 ऐड कीजिए 96 आएगा। यस सर। तो ये 1 मोल है। ठीक है, याद रखना सल्फेट 1 मोल है। आगे देखना, फिर था मेरे पास 112 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट, तो लिखा है 122 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। इसका मतलब हो गया कि वेट ऑफ बाइकार्बोनेट
22, 122 था ना, 122, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 1,000,000 10 to the power 6। फिर यहां से मोल निकालो, मोल निकालेंगे 2 मोल होगा, कितना आएगा? 2 मोल 2 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCO3 माइनस मास है 122, मोलर मास तुम लोग 61 बोल रहा है। यस सर 61। बिल्कुल सही। तो ये कट के 2 मोल आ गया। यस सब कोई तैयार हो जाओ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब कोई तैयार हो जाओ। देखो भाई, नंबर ऑफ सल्फेट जितना मोल्स था उतना ही कैल्शियम था। तो अगर 1 मोल सल्फेट है तो 1 मोल कैल्शियम आ गया। Yes, sir. यस और प्लस प्लस जितना हम लोगों का थोड़ा गलत लिख दिए क्या, उल्टा लिख दिया हम यहाँ पर। इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो कैल्शियम का मोल होता है। बोलो सही है ऊपर वाला? यस सर। अरे ऊपर वाला देख लो यार, 1 मोल के साथ 2 मोल मिल रहा है ना। यस सर। तो देखो मेरे यस पास सर यस सर बाइकार्बोनेट का मोल 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कुल यस मिला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 +2 कितना आ गया बोलो तो? 1 मोल 1 मोल 2 moles, sir. 1 + 1 ना, 1 बोल रहे हैं भाई। यस सर यस दो सर ना? समझ गए। डिवाइड बाय 2 करना होगा। क्यों 2 करना होगा? यानी ना ये सर, समझ एक आ, जगह पता एक नहीं आया, कौन कहाँ दूसरी कहाँ से जगह बोल एक रहा आया। है, ये समझ में आया? सर यस सर। बोलो ये समझ में आया? नो सर। नो सर। क्यों नहीं समझ में आया? चलिए ऊपर बात सर, करते थे। हाँ सर वो ऊपर से है ना, जो राइट हैंड साइड पे है सर, वहां पे वो जो आप हम समझ गए, रुक जाओ, खाली वहीं पे फोकस कराना पड़ेगा तब वो ठीक होगा। चलो जी, जो पूछेंगे बोलना, ठीक है? केवल आप ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज को आप लोग देखेंगे अपना, ठीक है? केवल लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देगा सब। बाइकार्बोनेट का 2 मोल, कैल्शियम का 1 मोल है। यस सर। यस हाँ सर सर यस सर। तो जब मेरा बाइकार्बोनेट का 2 मोल आया तो उसके लिए कैल्शियम 1 मोल लेंगे। यस हाँ सर सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ? No, नो sir. सर। सल्फेट का 1 मोल, कैल्शियम का भी 1 मोल है। हाँ सर एक यस सर यस तो सर सल्फेट का जब देखो अब यहाँ सल्फेट का आया 1 मोल, यहाँ आया ना 1 मोल सल्फेट सर दिख नहीं रहा सर, कहाँ है? आ गया है। देखो क्या सल्फेट का 1 मोल आया यहाँ? यस सर हाँ सर। हाँ सर वहाँ पे आया। कैल्शियम समझना सब कोई, ये 1 मोल लिखे हैं सल्फेट वाले के कारण, यस और सर ये 1 मोल लिखे हैं बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक। तो टोटल 2 मोल हुआ कैल्शियम ठीक है। +2। यस यस सर सर। यस यस सर। सर यस सर यस सर सबका हुआ? यस सर यस सर। यस सर। यस सर। यस अब अगर हम लोग देख चुके हैं कि 2 मोल आ गया, तो क्या हम वहां से मास ऑफ CaCO3 निकाल लें? 2 मोल हाँ सर, इंटू निकाल। 100 200 ग्राम आएगा। यस सर। यस सर आएगा। यस यस सर सर अच्छा सॉरी, कैल्शियम था ना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ना था। यस। कैल्शियम का वजन बोलो, मोलर मास 40 96। 40 सर। 40 होता है ना। यस सर 40 तो 2 × 40 80 80 ग्राम हो गया। यस सर सर। तो अब अगर हम लोग ppm लिखें फॉर Ca+2, ये तो plus two। ऊपर में 80 ग्राम 80 और बाय नीचे में 1,000,000
into 1 मिलियन लिखेंगे, यस सर, आ जाएगा 80। आ जाएगा 80। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर यस सर। यस सर थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक बार पूरा को एक साथ देख लो, पूरा को एक साथ देखिए, कहाँ कहाँ फोकस रहना है खुद से डिसाइड कर लो, ठीक है? चलो जरा देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर कट रहा है, देखो प्रोसेस समझो, सॉल्यूशन में एक से एक न्यूमेरिकल है, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, ठीक है? लिखा है a particular water sample is found to contain 96 ppm of sulfate and 122 ppm of bicarbonate with calcium 2 plus as the only cation. Express this concentration in ppm. आपको ये पता करना था कि कितने मोल सल्फेट से कितना मोल कैल्शियम मिलेगा और कितने मोल बाइकार्बोनेट से कितना मोल कैल्शियम मिलेगा। तो जो शुरुआत का रिएक्शन लिखा गया है ना, वो उसी चीज को ध्यान में रख के आपके लिए लिखा गया है, ठीक है? ये शुरुआत वाला जो रिएक्शन आपको देख रहे हैं, ये आपको बताया गया है कि रिएक्शन कैसे होगा। जितना मोल मेरा सल्फेट है उतना ही मोल कैल्शियम चाहिए, लेकिन जितना मोल्स मेरे पास बाइकार्बोनेट है उसका आधा कैल्शियम का मोल चाहिए, ठीक है? फिर हम लोग क्या किए, दोनों का अपना अपना मोल निकाले, सल्फेट का मोल निकाले, बाइकार्बोनेट का मोल निकाले, और ऊपर वाले रिलेशन को ध्यान में रख के फिर हम लोग ये पता किए कि आखिर हम लोगों को टोटल कैल्शियम का कितना मोल चाहिए। तो 1 मोल चाहिए जो सल्फेट से डिसाइड हुआ, 1 मोल चाहिए जो बाइकार्बोनेट से डिसाइड हुआ, तो टोटल 2 मोल चाहिए। अब 2 मोल को यहाँ कैल्शियम होना चाहिए केवल, हाँ, Ca+2। कैल्शियम का वजन आ गया 80 ग्राम, उसको ppm में कन्वर्ट कर दिए। बोलो समझ में आया? यस सर समझ गए। यस सर। वेरी गुड। देखिए भाई, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही बढ़ता है, शुरुआत में आप देख चुके, फिर आप उसके बाद देख ही रहे। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत हल्का है, नाम है इसका मोल फ्रैक्शन। आप लोग जानते हैं? हाँ सर सिंपल सा है कि जो भी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होता है ना, किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब मान लो मेरे सॉल्यूशन के अंदर N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 है। 2 कंपोनेंट है, एक 1 और एक 2। 1 का मोल N1 है, 2 का मोल N2 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन 1 का लिखेंगे तो आपको N1 मोल लेना पड़ेगा और N1 प्लस N2 टोटल से डिवाइड करना है। अगर आपको इसी तरह मोल फ्रैक्शन 2 का लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स 2 का लीजिए, नीचे N1 प्लस N2 कीजिए। और एक चीज, आपके सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट्स है सभी के मोल फ्रैक्शन का जब आप सम कीजिएगा तो याद रखिए 1 आता है। तो इसको हम ऐसे भी आपके सामने लिखते हैं कि समेशन ऑफ xi i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक ये वैल्यू हमेशा 1 होता है फॉर एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट है या 5 कंपोनेंट है या 10 कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। बिकॉज आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है और मेनली फोकस उसी पे रहना है, तो आप याद रखिएगा कि 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 करना है। इसका मतलब अगर एक मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है तो दूसरा भी पता है, ठीक है? जैसे मान लो पानी के अंदर NaCl डाल दिए और NaCl का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, पानी का कितना है? 0.8। 0.8 सही है। तो ऑब्वियस होता है 2 के केस में आप ऐसे चलते। चलिए छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन है 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल
is mixed with water to form 10 gram solution. What is the mole fraction of each? मतलब इथेनॉल और पानी दोनों का। चलिए बनाइए, आंसर बताइए। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। और इतना देर सर 3285 5.4 है 0.9 कितना? 0.1 है 0.9 0.1 एंड 0.9। देखो लड़का तेज लग रहा है क्योंकि है ना, शायद ए को बनाया है, दूसरा का आंसर 1 में माइनस करके लिख दिया है। चलो बढ़िया। इथाइल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन weight of solute is 4.6 gram and weight of solution is 100 gram, sorry 10 gram, 10 gram, यहाँ 10 gram मेंशन है, ओवर ईट करिए। तो क्या मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट 10 माइनस 4.6 मतलब 5.4 आया? यस सर। ठीक, आपको वेट का फ्रैक्शन थोड़ी ना बताना है, आपको तो मोल का फ्रैक्शन बताना। तो पहले मोल निकाल ले भाई। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 का लिखते हैं तो वेट बाय मोलर मास, वेट है उसका 4.6 और इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46 ना। यस सर। यस सर। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स 2 का वेट 2 बाय मोलर मास 2, वेट 2 है 5.4 और मास कितना? 18 पानी है 0.3। अब देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन 1 का निकालना चाहते हैं तो n1 बाई n1 प्लस n2, n1 का वैल्यू 0.1 और नीचे 0.1 प्लस 0.3, क्या आंसर 1/4 है? यस सर। तो क्या हम बनाए दूसरा कि सीधा 1 में से माइनस करें और सीधा 3/4 लिखते हैं? यस सर। यस सर 3/4। क्या बोला, समझा? हाँ सर समझ गए। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो Yes, बनाओ sir. दूसरा। देखिए मेरा इंतजार ना करें, मेरा तो काम है, हम तो बनाएंगे ही। एक स्टूडेंट भी अगर बोल दिया ना तो हम बनाएंगे। ठीक है, आपको काम है मेरे से पहले बनाना। ट्राई करो ट्राई करो, गलत होने दो, ट्राई करो। हो गया? अरे बोलो, फटाफट बोलो। देखिए आपसे न्यूमेरिकल नहीं, 10/9 होगा क्या? पता नहीं हमको नहीं पता, हम इसका आंसर याद करने नहीं बैठे। मेरे पास क्वेश्चन था कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन हम करा। अभी जो आएगा एक, हम एक चीज पूछते हैं, हम आप लोग सबसे एक चीज बताते हैं। आपसे अगर कभी न्यूमेरिकल नहीं बने ना तो बस ये सोच के चलो ना कि एक ट्राई है, रुकना मत बीच में। चाहे गलत आंसर आए लेकिन लाओ, सही करना मेरी जिम्मेदारी है।
हम आपको बोलते हैं आप मेरे साथ न्यूमेरिकल बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, 1 महीना समय दीजिए, 2 महीना समय दीजिए, खुद से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर एक बार। हमारे पास एक्वस है, वर्ड है एक्वस, कौन है सॉल्वेंट? वाटर। 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 तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास बोल दो। 108। 180। 180। सर आंसर सर आंसर नहीं पता भाई। 0.14 आ रहा सर लगभग। चलो देख लेते हैं, 36% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन ही निकालो, 36% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आप 36 ग्राम लेंगे और वेट ऑफ सॉल्यूशन आप 100 ग्राम लेंगे। बोलो सही है? यस सर। ठीक, अब हम लोग को कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हम इस वेट से सीधा सीधा इसका नंबर ऑफ मोल्स 36 बाई 180 1/5 आया? यस हाँ सर। सर 0.2 और मोल। यहाँ से हमको पानी निकालना पड़ेगा, पहले वाटर का वेट निकालना पड़ेगा। तो क्या हमको 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 ग्राम आया? यस सर। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा 64 बाई 18। 3 पॉइंट कुछ आएगा सर। अरे 55 आएगा। यस सर। 3.55। अब देखो आपको मोल फ्रैक्शन किसका लिखना है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 + 2। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 था 1/5 और नीचे है 1/5 प्लस 3.55। अब आगे आप सॉल्व कर दीजिए, जो आया वही आंसर। ओके, यस सर समझ गया। ऑल्सो एक्सप्रेस, दूसरा क्वेश्चन, ऑल्सो एक्सप्रेस कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ वाटर, मतलब बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ऊपर क्या था? बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन था। अगला क्या है? बाय मास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर अगर हम लिखते हैं तो क्या हम W1 में किससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें? सर W2 W2 सर वाटर। W2 से। वेरी गुड। तो W1 हम लोगों का हो गया 36, W2 हो गया 64 into 100। सॉल्व कर देंगे आंसर। बोलो समझे? यस सर। समझ गया। यस सर। Try this. Do it fast. तो में से किसी का क्लास है अभी इसके बाद? सर यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 60 मास याद रखो 60। फॉर्मूला लिख देंगे NH2CO NH2 NH2CO NH2। अभी किसी का मास, सॉरी यार पागल हो रहा, क्लास है क्या किसी का? नो सर। सर रोज इसी टाइमिंग में होगा क्या? नहीं, रोज रोज कहाँ होता है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि आपका जो फिजिकल का क्लास है वो फर्स्ट बैच के साथ चलेगा और ऑर्गेनिक अपने सेकंड बैच में जैसे था वैसे चलेगा। तो 2 दिन का आप मान के चलो कि फर्स्ट बैच के साथ आप लोगों को 2 दिन फिजिकल पढ़ना है और ऑर्गेनिक जो आपके बैच में चल रहा है वैसे चलेगा। एक संडे है और एक कौन दिन है जी आप लोग का? क्या चीज सर? ये फिजिकल वाला क्लास फर्स्ट बैच में एक दिन और कौन है? एक तो संडे और एक और कौन है? मंडे है शायद सर वेडनेसडे। वेडनेसडे।
तो ये 2 दिन आप मान के चलो कि 2 बजे से फिजिकल का क्लास इसी में चलेगा और ऑर्गेनिक जैसे अपने बैच में चल रहा वैसे चलेगा। हो गया सर ये वाला। हाँ बोलो आंसर। 0.9। देखो बोल रहा है 0.9। अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ दे क्या आपके लिए? हाँ सर छोड़ दिए, घर में एक बार और सर चलो इसके नीचे देख लो, और एक दो और क्वेश्चन होगा अगर मोल फ्रैक्शन का, तो सबको मोल फ्रैक्शन वाला बना के रखना है। देखो 10 भी मोल फ्रैक्शन पे बेस्ट है, कर लेना है बस। 9 और 10 ये 2 करना है, ठीक है सर। हाँ बोलो ना। सर एक मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, ये वाला सर पीडीएफ अवेलेबल है क्या? एकदम मिलेगा, क्यों? नहीं सर, मतलब क्वेश्चन दिया ना तो उसको बनाने के लिए। अब अभी तुरंत तो नहीं मिलेगा, मेरा बैच है लगातार, देखते अभी हाँ सर, तो उसको टाइम में सर तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लो। सर इसको भेज दीजिए सर, नोट्स कर लेंगे। एकदम भेज देंगे यार, एकदम भेज दो। अपना यस सर, हो गया सर। 10वां अपना नंबर काम के लिए दिखाई। चिंतित नहीं है, खाली मेरा काम के लिए चिंतित। सर इसका वीडियो लिंक भी भेज दीजिएगा। एकदम भेज देंगे, ठीक है। और बोलो कुछ, और कुछ आदेश? हाँ सर, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर का भी एकदम लो। सर लाइव क्लास का टाइम? लाइव क्लास कल से ये अलग है सर। है ना, एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है सुबह में 9 बजे। सुनो 9 बजे से है ना लाइव इंटरेक्शन सुबह है, में लेकिन हमको डर इस बात का है कि पता नहीं स्टूडेंट आएगा कि नहीं, पता है? सर सुबह तो स्कूल हम का आएंगे क्लास होता है ना। सुबह स्कूल का रहता है सर। हम आएंगे सर। हम आएंगे सर। हम प्रेजेंट रहेंगे सर। अरे सुनो, एक्चुअली है ना 2-3 प्लान के साथ, मतलब कल जो है, कल एक इंटरेक्शन जैसा है कि आपको जो जो दिक्कत है आप हमसे पूछ लीजिए, लेकिन हमको 9 बजे का ही टाइम सुटेबल, सबसे ज्यादा वोट पोल दिखा है। यस सर। यस सर। 7 बजे से रख देते हैं। 9 बजे वाला टाइम रखते हैं, 9 बजे वाला, ठीक है। यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है। और एक दो चीज अभी आपके ग्रुप में है ना, एक दो हम है ना, मतलब कल के लाइव सेशन के लिए डालेंगे इमेजेस। अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा फॉरवर्ड करें, जिससे लाइव सेशन में है ना थोड़ा अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, तो सबको क्लास लेने में भी मजा आएगा। बात समझ रहा है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो देखो 9 और 10 ये वाला दोनों, देखो जो फॉर्मेट अभी आपको बताया गया ना, देखिए हर चैप्टर को पढ़ने और पढ़ाने का एक फॉर्म होता है, सॉल्यूशन का एक अपना फॉर्मेट था, अभी सॉलिड स्टेट का एक अपना फॉर्मेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपनी जगह पे, और सॉल्यूशन में भी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका एक अलग मीनिंग। इसमें तो कोई तुमसे मोलारिटी का डिफिनेशन नहीं पूछ रहा, कोई तुमसे मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन नहीं पूछ रहा, तुमको न्यूमेरिकल बनाना, तो न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आपको छोटा सा चीज इंट्रोडक्शन बता दिया जाएगा कि हाँ भाई देखो ये टॉपिक ये, चलो न्यूमेरिकल बनाओ, ओके। तो इसका हम भेज देंगे अभी आपको पीडीएफ, आपको वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा, बस आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। हम इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीट भी अलग से भेजेंगे, उसमें आप खुद से चुन लीजिएगा कि जो जो पढ़े हैं बस वही बनाएं, क्योंकि इसमें समय लगेगा ना, 2 क्लास तो कम से कम लगेगा, ठीक है। यस कल सर। सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे से है ना आपका लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को है ना उसके साथ जोड़ने का कोशिश करें। ये पूरा का पूरा है ना 11 कोर्स हम लोग उस पर खत्म कराएंगे, ये हम तुमको अभी बोल देते हैं, पूरा का पूरा 11 कोर्स हम लोग उसी लाइव सेशन पे जाके खत्म कराएंगे, ठीक है। सर कितने महीने? सर कहाँ पे सर? टेलीग्राम 9 बजे से। तो 9 कैसे बजे ज्वाइन होंगे? वो आपको है ना लिंक जाएगा आपके ग्रुप में, हम लिंक भेज देंगे। 9 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। 8:55 से अपना लॉगिन करके रखिएगा, एकदम लाइव सेशन का लिंक जाएगा, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, आप इन्हें जुड़ जाइएगा। वैसे हम लोग उसको है ना शेड्यूल कर लेंगे आज 9 बजे से। आपके पास है ना क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मेरे 11 में ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम किसी आदमी को नहीं बोल सकते कि तुम ये क्वेश्चन पूछो, हम सीधा तुमको बोल रहे हैं कि तुमको है ना कुछ डाउट्स पूछना है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम रहा, ये प्रॉब्लम रहा, कोविड की वजह से हम ये नहीं कर पाए, तो हमको क्या करना चाहिए। स्टार्ट विद दैट, ताकि स्टूडेंट के दिमाग का कॉन्सेप्ट, मतलब जो कंफ्यूजन है ना वो बाहर आए, और हम लोग है ना उस चीज को सामने रखें, और फिर अगले दिन से, मंडे के बाद ट्यूसडे से आपका क्लास स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। यस सर।
ओके सर। सर कितने घंटे का सर चलेगा? बायो का भी होगा? 9 बजे से स्टार्ट होगा। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, किन्हीं को भी लिंक शेयर कीजिएगा। जब हम आपको लिंक भेजेंगे, आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसके साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसके साथ जोड़ सकते हैं आप जोड़िएगा। इससे अच्छा होगा दोनों के लिए, हम लोग के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि आप लोग के साथ क्या है ना, मेरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग हम बता देते हैं, कभी भी है ना हम लोग का सबसे अच्छा पब्लिशर या हम लोग का सबसे अच्छा मार्केटिंग टूल बोलो तो वो स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाइड है तो वो 10 स्टूडेंट को जोड़ता है, इसमें हमको कोई शक नहीं। इसलिए हम सबसे ज्यादा आप लोग पे काम करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा है ना उस तरह से थोड़ा हेल्प करने का कोशिश करें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक रीच स्टूडेंट का होता है, मेरा नहीं। हम तो किसी को भेजेंगे ना तो बोले इनका तो काम है, मेरा ऑब्वियसली मेरा काम पढ़ाना है। लेकिन अगर आप किसी को लिंक भेज देते हैं, किसी को शेयर कर देते हैं ना, तो उसको लगता है चलो ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, और 2 मिनट 5 मिनट बाद कौन जाएगा कौन रहेगा ये तो उसके इंटरेस्ट पे है। अगर मान लो मेरा बोला गया बात किसी के इंटरेस्ट का नहीं है तो वो क्यों रुकेगा। लेकिन कभी कम से कम कोई आके देखे तो कि हाँ हो क्या रहा है। सही है, ठीक है। यस सर। सर कितने घंटे का होगा? मुश्किल से 45 मिनट कल का क्लास। उसके बाद का बस। शेड्यूल 1 घंटा से 1.25 घंटा का रहेगा एक क्लास, ओह। और ऐसा हम लोग 2 क्लास क्राफ्ट करेंगे। सर रोज? ठीक है सर रोज 2 क्लास? देखो, रोज का बात नहीं है, एक्चुअली टॉपिक अनाउंस हो जाएगा। हाँ, कि केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, आपको दिक्कत है आप आइए। नहीं मतलब सर एक दिन में 2 क्लास या 1 क्लास है सर? एक दिन में 1 क्लास क्राफ्ट करेंगे, एक दिन में 1 क्लास। सही है। ओके सर। ठीक है। अब देखो जैसे हम फिजिक्स में सोच रहे हैं तो हम सोचे पहला दिन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएं या फिर वेक्टर से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट, हम खुद भी कंफ्यूज है। तो इसलिए स्टूडेंट से बात करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। तो यूनिट डायमेंशन सर यूनिट डायमेंशन सर। डायमेंशन सर। यूनिट डायमेंशन सर। यूनिट एंड डायमेंशन। वेक्टर तो मेरा आधा कंफ्यूजन Vector कभी सर क्लियर मस्त कर है। दिया, आधा कल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। हाँ यस सर। सर बायो का भी क्लास होगा? एकदम होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे में खाली हम ही आपको दिखेंगे, बाकी उसके बाद हर कोई अपने अपने टाइम पे दिखेगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू थैंक यू सर उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे जाएगा कि व्हाट्सएप में? टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक सब पे पे जाएगा। जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब पे जाएगा। ठीक है, तो इसका वीडियो लेक्चर का लिंक सेंड कर दीजिएगा। आ जाएगा आ जाएगा। अभी भेज दे, अभी भेज। हमको भेज दीजिए सर, हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक आराम से सोना सर। सर